गर्मी के दिन थे। मेरे छोटे से घर के चारों ओर की पहाड़ियां मुलायम व गहरे हरे रंग की हरी घास, जिसमें जगह जगह बैंगनी और सफ़ेद जंगली फूल खिले हुए थे, से ढकी थी। मैं इस छोटे से घर में, इस पहाड़ी स्थान पर कुछ शांति पाने की आशा में सदा के लिए रहने आ गई थी। कुछ समय पहले तक मेरे पास सब कुछ था। मेरे सुंदर इंजीनियर पति मुझे बहुत प्यार करते थे। हम हर प्रकार से सुखी थे। लेकिन मेरी और सरस की दुनिया तब तहस नहस हो गई जब मैंने एक मृत बच्ची को जन्म दिया। उस समय मैंने खूब आंसू बहाए थे। सरस तब मेरे पास ही खड़े थे जब नर्स ने उस मृत बच्ची को मुझे पकड़ाया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस उठकर बाहर चले गए। उनका सर्द खामोशी भरा व्यवहार मुझे भीतर तक आहत कर गया था। हमने पहले ही सोच रखा था कि यदि बेटी हुई तो हम उसे सुरभि कहकर पुकारेंगे। अब यदि वह मृत पैदा हुई तो इसमें मेरा क्या दोष था। तब मैं और मेरी मृत बेटी ही अस्पताल के उस कमरे में रह गए थे। मैं जी भर कर रोई और फिर एकाएक चुप होकर मृत बच्ची को सीने से लगा लिया। फिर उसके लिए पहले से खरीदी हुई सुंदर सफ़ेद झालर वाली फ्रॉक, छोटी मोजे व सुंदर टोपी पहनाकर उसे निहारा। तब ऐसा लगा कि अभी आंखें खोलकर मुझे दिखने लगेगी। कुछ देर बाद ही सरस वापस आए और खिड़की के बाहर देखने लगे। उनकी पीठ मेरी ओर थी। बाहर का जीवन यथावत चल रहा था। आते जाते वाहनों की आवाज़, धूप, पेड़, सभी दृश्य वैसे ही दिख रहे थे जैसे हमेशा दिखते थे। मेरे साथ इतनी भयानक घटना घट चुकी थी, पर किसी पर भी उसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया था। सरस ने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला था। घर आने पर मैं अपने आप में खोई सी रहने लगी। सुरभि का चेहरा मेरी आंखों से हटाए नहीं हटता था। शायद मुझे किसी सांत्वना देने वाले की, किसी सहारे की आवश्यकता थी। मेरे पर आसपास ऐसा कोई भी तो नहीं था। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मेरे अंदर की कसक मुझे हर समय पीड़ित किए रहती। एक दिन जब मुझे थोड़ा होश आया तो लगा कि मेरे आसपास का सब कुछ बदल चुका है। सरस भी कार्यालय से बहुत देर से आते थे। घर के कार्य में मशीनी ढंग से किए जा रही थी कि अचानक एक दिन मैंने पाया कि सरस मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। मेरी एक सहेली ने सरस को एक अन्य लड़की के साथ घूमते फिरते मुस्कुराते जीवन की खुशियां मनाते देखा था। जब मैंने सरस से पूछा तो बोले कि वे वाकई मुझसे ऊब चुके हैं। वे मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। मैंने भी सोचा, जबरदस्ती तो किसी को अपनी संवेदनाओं व भावनाओं को समझने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, सो तलाक के लिए मैंने हामी भर दी। मेरी आंखें पहले की तरह ही सूखी व एक अजीब सूनेपन से भरी हुई थी। तब मैंने उस शहर से बहुत दूर इस किराए के घर में शरण ली थी। नया घर मुझे अत्यधिक पसंद था। इसके चारों ओर का सूनापन मेरे मन में सूनेपन से मेल जो खाता था। मैंने बागबानी के पुराने शौक को फिर से अपना लिया था। मेरे इर्द गिर्द के फूल पौधे व वृक्ष ही मेरे असली मित्र व बंधु बन गए थे। इस बागबानी के शौक को और आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी वाटिका में फूल पौधों पर नए नए प्रयोग करने शुरू किए। नतीजन मैं एक सुंदर पुष्प वाटिका की मालकिन बन बैठी। जब एक पड़ोसी ने मुझसे अपने इस शौक को व्यवसाय का रूप देने के लिए कहा
तो मैं खुशी से फूली ना समाई। मैं ढेर सारी पुस्तकें खरीद कर ले आई और धीरे धीरे मेरा फूल पौधे और गुलाब की कलमें सप्लाई करने का काम चल निकला। फूलों की एक बड़ी दुकान के मालिक संजीव का व्यवहार मेरे साथ बड़ा ही मित्रवत था। वे अविवाहित ही थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कॉफ़ी पीने का आग्रह किया तो मैं इनकार न कर सकी। अपने नौकर से दुकान की देखभाल करने के लिए कहकर संजू मेरे साथ पास के एक कॉफ़ी हाउस में चले आए। वहाँ पर कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ अपने चुटकुलों से उन्होंने मुझे बहुत हंसाया। अपनी बेटी की मौत का अब तक मातम मनाने वाली मैं जब खुलकर हंसी तो न जाने क्यों तन मन बहुत हल्का सा लगने लगा। घर आकर मैं पास की पहाड़ियों पर घूमने निकल गई। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाना बनाने व खाने का दिल करने लगा। फिर तो मैं जब भी बाजार जाती संजीव के साथ कॉफ़ी का एक प्याला और उनके ठहाकों का आनंद उठाए बिना ना रह पाती। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उन्हें अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुना दी। उस दिन संजू के सदा प्रफुल्लित रहने वाले चेहरे पर भी उदासी छा गई। वह आंखें नम हो गई। एक दिन सुबह सुबह मैं चाय का प्याला लेकर बैठक में बैठी थी तो एक कार से रुकने व दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने मेरा ध्यान खिड़की की ओर मोड़ा। आंखों को विश्वास नहीं हुआ कि यह कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगी कि भला सरस के आने का औचित्य क्या हो सकता है। उसे मेरा पता कैसे मिला। वह तो कब से मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं। तभी देखा कि वे मुख्य दरवाजे की ओर लंबे लंबे डंग भरते हुए आ पहुँचे हैं। घंटी बजी पर मैं बैठी ही रही। फिर घंटी दोबारा बजी। सरस मुझे खिड़की से शीशे से पार बैठी हुई देख चुके थे। मैंने हिम्मत बटोरी और दरवाज़ा खोला। कैसी हो श्रुति? सरस ने हेलो से पूछा। मैंने कहा ठीक हूँ, पर आपका मन लंदन से भर गया है क्या? इधर कैसे चले आए? मेरा पता किसने दिया? इतने सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ खड़ा खड़ा दूँ? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, कहते हुए मैंने उस व्यक्ति को जो कभी मेरा पति था अंदर आने का रास्ता दिया। मेरे छोटे से घर को एक निगाह से देखकर सरस बोले, वाकई छोटी सी छोटी जगह को भी संवारने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। खैर, मैं अब इसी शहर में रहूँगा। मुझे यहाँ नौकरी मिल गई है। अभी भी पहले की भांति पैसे कमा रहा हूँ। तुम्हारी बहन से मुलाकात हुई थी, उन्हीं से तुम्हारा पता मिला था। अच्छा, तो आप मेरे ऊपर निगाह रखने के लिए शहर में आए हैं? देखो, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल अलग है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अपने खूबसूरत चेहरे पर मड़ियों की तरह जड़ी हुई सुंदर आँखों को बिल्कुल मेरी तरफ सीधा रखते हुए सरस ने पूछा, चाय नहीं पिलाओगी? मैंने बिना बोले चाय का प्याला सरस की ओर बढ़ा दिया। फिर अनुभव किया कि उनके हाथ की अंगुलियां थरथरा रही है। फिर सोचा, अच्छा है, चाय पीकर सरस चले जाएंगे। तभी उन्होंने कहा, चाय अभी भी अच्छी बनाती हो श्रुति? अरे हाँ, लंदन छोड़ने के पूर्व मैं सुरभ की समाधि पर गया था। वहाँ ढेर सारे नन्हे नन्हे फूल खिले थे। वहाँ के रखवाले ने बताया कि सबसे ज़्यादा फूल सुरभ के आसपास ही खिलते हैं। वैसे मैं वहाँ हर हफ्ते फूल भेजता हूँ। शायद तुम भी भेजती होगी।
मैंने सरस की ओर देखे बगैर ही हृदय में उठती पीड़ा, जो थोड़ी थोड़ी सी सो गई थी, को जगाते हुए अनुभव किया। फिर सोचने लगी कि वही पुरानी कसक एक बाढ़ बनकर मेरे संपूर्ण अस्तित्व को डुबो देगी। मेरे मन में कहा, आपने तो उसे छुआ भी नहीं था, उसे देखा भी नहीं था। मैंने उसे सहलाया था, उसका सिर सहलाया था, उसे कपड़े पहनाए थे, पर आपने तो कभी उसके बारे में मुझसे चंद शब्द भी नहीं बोले थे, चंद आंसू भी नहीं बहाए थे, उसे अपनी हथेलियों को थमा भी नहीं दिया था, यद्यप उसमें आपका भी अंश था। तभी मैंने अनुभव किया कि मेरा हृदय फिर दुख व क्षोभ से भर उठा है। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन आपको मेरी चिंता क्यों थी? क्यों आपने मेरा पता जानना चाहा? क्यों मुझसे मिलने आए? श्रुति, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं, इसीलिए तुमसे मिलने आ गया हूँ। अच्छा, आज मेरी चिंता हो रही है। उस समय आप कहाँ थे जब मुझे आपकी आवश्यकता थी? जब मैं रात रात भर बिस्तर के एक किनारे पड़ी रोती रहती थी और आप चैन से सोया करते थे। अब मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। सरस ने कहा, सच्ची बात तो यह है कि जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो तो मैंने यहाँ आने व नौकरी करने का फैसला कर लिया। ठीक है, लेकिन अब मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना छोटा सा व्यवसाय है और शीघ्र ही यह घर भी खरीद रही हूँ। सरस ने चाय खत्म की और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। मैं सोचने लगी, शायद उन्होंने शादी भी कर ली होगी। उसी रात मैंने अपनी बहन को फ़ोन करके सरस की आने के बारे में बताया। उसने कहा कि तलाक के बाद सरस घूमा फिरा तो कई लड़कियों के साथ, पर उसने विवाह किसी से भी नहीं किया। दूसरे दिन जब मैं बाजार पहुंची तो संजू के साथ कॉफ़ी पीने के प्रस्ताव को मैंने ठुकरा दिया और शीघ्र ही घर चली आई। मन रह रहकर अपने विंगत जीवन व बेटी के इर्द गिर्द भटक रहा था। तभी फोन की घंटी बजी और संजीव की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। हाय श्रुति, क्या हाल है? सुना है तुम्हारा तलाकशुदा पति इस शहर में आ गया है। क्या इसी कारण आज मेरे साथ कॉफ़ी नहीं पी? क्या फिर उस इंसान के पास वापस जाने का इरादा है? अगर ऐसा है तो बता दो। वैसे मैं तुमसे विवाह करना चाहते हैं। आखिर आप मुझे समझते क्या हैं? कहते हुए मैंने रिसीवर पटक दिया। रात का खाना खाए बगैर ही मैं अपने कमरे में चली गई। रात सपने में सरस दिखाई दिए। सुबह सोकर उठी तो बहुत परेशान सी थी। मन विचारों की आंधी से भरा हुआ था। क्या हम पति पत्नी अपनी बिछुड़ी हुई बेटी के बारे में कभी खुलकर बातें नहीं कर सकते थे? क्या मैंने इसके लिए अपनी ओर से कोई चेष्टा की थी? क्या मैं स्वयं ही अंतर्मुखी नहीं हो गई थी? क्या मैंने ही कुछ खोया था? सरस ने नहीं। क्या मैंने कभी जानने की चेष्टा की थी कि सरस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था? पता नहीं मन में क्या आया कि मैं जल्दी से तैयार होकर सरस के कार्यालय पहुंचने को व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपना कार्ड मुझे दिया था। सरस की पसंद की नीली साड़ी पहनकर मैं घर से बाहर जाना ही चाहती थी कि याद आया आज रविवार है। फिर मैंने स्वयं ही तो उनको यहाँ आने के लिए मना किया हुआ था। तभी घंटी बजी। दौड़कर मैं दरवाज़ा खोलना ही चाहती थी कि संजीव की कार दिखाई पड़ गई। मैं चुपचाप रसोई के कोने में खड़ी रही। भी घंटी फिर बजी
और थोड़ी देर बाद कार के स्टार्ट होने व जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने राहत की सांस ली और फिर अपने खाने के लिए कुछ बनाने लगी। तभी फिर घंटी बजी। मैंने सोचा शायद संजू फिर आ गए हैं। पता नहीं क्यों जिस अंदाज से उसने कल रात फ़ोन पर बात की थी, मुझे उससे घृणा सी होने लगी थी। मैंने धीरे से बड़ी सावधानी से बाहर दृष्टि डाली तो सरस की लाल रंग की कार नजर आई। मैंने तेज गति से अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाए। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सरस फूलों का एक बहुत सुंदर गुलदस्ता लिए हुए सहमे सहमे से खड़े हैं। उन्होंने मुझे नीली साड़ी में देखा तो देखते ही रह गए। वह हड़बड़ाकर बोले, श्रुति क्षमा कर देना, मुझसे आज रहा नहीं गया। रात सपनों में भी तुम ही दिखाई दी और ऐसा लगा कि जैसे तुम मुझे आवाज़ दे रही हो। मैंने सरस का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले आई। जब बैठ गए तो मैंने कहा, सरस मुझे क्षमा कर दो। बेटी के गम में बहुत ही दुखी व स्वार्थी हो गई थी। मैं शायद उस दौरान मैंने तुम्हारी काफ़ी अपेक्षा भी की हो। पर एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम उस समय इतने पराये क्यों हो गए थे? सुरति, सुरभि मेरी भी बेटी थी, पर उसका मृत चेहरा देखने का साहस मेरे भीतर नहीं था। इसलिए उन दिनों में स्वयं भी अंतरार्थ से घिरा हुआ था। घर पर आता था तो तुम भी नहीं मिलती थी। मेरा मतलब है बेटी तो खो ही गई थी। मेरी तो पत्नी मुझसे दूर चली गई थी। इस अवस्था में मुझसे अजीबोगरीब हरकतें भी हो गई होंगी। पर जब मुझसे दूर चली आई तो सच मानो मैं सूरभ से मिलने हर रविवार को जाता था। उसने जैसे मुझे संदेशा दिया, पिताजी मेरी माँ से मिलो और जाकर कहो कि मैं फिर उनके पास उसी रूप में आऊँगी।